अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन लॉज फॉर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। फिर हम इसमें नोएथर थ्योरम भी देखेंगे कि इसका क्या ताल्लुक है कंजर्वेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कंजर्वेशन लॉज फॉर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब हमने इससे पहले जो कंजर्वेशन लॉज पढ़े हैं, पांच बुनियादी कंजर्वेशन लॉज होते हैं, जिनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मास, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये मैकेनिक्स के अंदर मोस्टली हम इनको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये पार्टिकल फिजिक्स को समझने के लिए भी इनकी बड़ी अहमियत है। क्यों अहमियत है? क्योंकि ये हमें बताते हैं कि कुछ डिके या रिएक्शन मुमकिन है या कुछ मुमकिन नहीं है। सिर्फ बात उन पांच कंजर्वेशन लॉज तक नहीं रहती, कुछ और चीजों की भी कंजर्वेशन अहमियत हासिल कर लेती है। तो पहले तो उन एब्सोल्यूट कंजर्वेशन लॉज में शुमार करने वाले हमारे पास, जिसमें एनर्जी है, चार्ज है, मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि हर किस्म की इंटरेक्शन में, हर किस्म, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है चाहे वो वीक है, ये क्वांटिटीज आपकी कंजर्व रहती हैं। यानी एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम और आपके पास एंगुलर मोमेंटम, ये सब कुछ कंजर्व रहेगा हर किस्म की इंटरेक्शन में। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट कंजर्वेशन लॉज बोला जाता है। ठीक। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि भाई आपके पास कोई भी पार्टिकल है, उसका जो टोटल मास डिके होगा, उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे, वो आपके पास ग्रेटर हो सकते हैं इनिशियल मास से, बिफोर डिके से। क्यों? वो मास कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपके पास जो नेट चार्ज है किसी डिके या रिएक्शन में, वो इक्वल होना चाहिए नेट चार्ज जो आफ्टर डिके या रिएक्शन के है। फिर इसी तरीके से लीनियर मोमेंटम हम कंजर्वेशन पढ़ते हैं पेयर प्रोडक्शन में, पेयर एनिलेशन में, वहां पे भी आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रखा जाता है। एंगुलर मोमेंटम भी आपके पास रिएक्शन या डिके में क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए। तो ये तो सादा सादा सा कंसेप्ट, हम इस चक्कर में नहीं पढ़ रहे कि क्या कैसे होगा। फिलहाल आप यहाँ सिंपल सा आउटलाइन के यहाँ पे ये कंजर्वेशन लॉज होल्ड करेंगे। अब कल के टॉपिक में भी हमने स्ट्रेंजनेस पढ़ा, तो स्ट्रेंजनेस भी आपका स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में तो कंजर्व था, मगर वीक इंटरेक्शन में वो कंजर्व नहीं था। ठीक है, तो आपके पास इसी तरीके से दो और क्वांटिटीज हैं जो कि तमाम इंटरेक्शन में कंजर्व नहीं होती। तो आप देखते हैं किस में वो कंजर्व है, किस में कंजर्व नहीं है। तो उसमें सबसे पहली खूबी आ जाती है आइसोस्पिन। तो आइसोस्पिन एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो बताती है कि जो हमारी इंटरेक्शन है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब जो आइसोस्पिन है वो कंजर्व होती है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, जो कि चार्ज इंडिपेंडेंट होती हैं। मगर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखते हैं या वीक इंटरेक्शन देखते हैं, वहां पे तो आइसोस्पिन इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो तो डिपेंडेंट होती है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन लाजमी तौर पे चार्ज डिपेंडेंट है, तो हम उसे नहीं कह सकते कि वो चार्ज इंडिपेंडेंट है। तो इस लिहाज से सारी इंटरेक्शंस में नहीं ये आपका फुलफिल होने वाली बात। पैरिटी की बात करें तो पैरिटी हमें बताती है कि दो सिस्टम आपके मिरर इमेजेस होंगे एक दूसरे के, तो आपके पास पैरिटी भी कंजर्व होती है स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में, मगर वीक इंटरेक्शन में ये कंजर्व नहीं होती। अब अगली बड़ी अहम चीज है कंजर्वेशन ऑफ बरियान नंबर्स। अब आपके पास जब हम बरियान नंबर्स की बात करते हैं, तो बरियान नंबर को बी पॉजिटिव वन तमाम बरियान्स के लिए, उनके एंटी पार्टिकल्स के लिए -1, और वो पार्टिकल जो बरियान्स नहीं है उनके लिए बी जीरो हो जाएगा। तो ये लॉ भी होल्ड करता है कि आपके पास बताता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन या डिके जब होगा, तो जो सम ऑफ बरियान्स होंगे बिफोर द प्रोसेस और आफ्टर द प्रोसेस, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हो नेट बरियान्स रिमेन कांस्टेंट इन एनी प्रोसेस, सादा तरीन लफ्जों में। तो आपके पास इसका मतलब एब्सोल्युटली कंजर्व वाली बात आ गई, तो प्रोटॉन मस्ट बी एब्सोल्युटली स्टेबल, क्योंकि बरियान्स में सबसे बड़े तो प्रोटॉन ही आ जाता है। तो अब अगर हम कहें कि आपके पास कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बरियान ना हो, तो प्रोटॉन डिके करेगा किसमें? पॉजिट्रॉन में, न्यूट्रॉन में। मगर ऐसा डिके कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया गया। तो हम जानते हैं प्रोटॉन की हाफ लाइफ तकरीबन 10⁻32 ईयर है। एस्टिमेट एज जो हमारी कायनात की है वो 10⁻10 ईयर है। इसका मतलब अभी तक तो प्रोटॉन डिके नहीं हुआ। तो आपके पास अगर हम ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी देखें, जिसमें फिजिसिस्ट के अकॉर्डिंग प्रोटॉन अनस्टेबल है, तो इस लिहाज से अगर सोचा जाए तो बरियान नंबर फिर एब्सोल्युटली कंजर्व तो ना हुए,
मगर वही बात है कि इतनी लंबी हाफ लाइफ है कि आपके पास अब तक तो यानी इतनी जब से कायनात बनी है 10 to 10 years हम मानते हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो कंजर्व ही होंगे। अब जनाब कंजर्वेशन ऑफ लेप्टान नंबर्स की बात करें तो लेप्टान नंबर भी आपके पास कंजर्व क्वांटम नंबर्स हैं जो डिफरेंस रिप्रेजेंट करते हैं लेप्टान्स में और एंटी लेप्टान्स में जब हम पार्टिकल इंटरेक्शन देख रहे होते हैं। तो लेप्टान नंबर आपके पास तीन होते हैं, लेप्टान्स आपके पास देखेंगे, फिर हम उसको म्यून और टाउ के लिहाज से भी देखेंगे। तो आपके पास Le1 होगा इलेक्ट्रॉन के लिए और ई न्यूट्रिनो के लिए, और नेगेटिव होगा एंटी पार्टिकल्स के लिए। इसके अलावा तमाम पार्टिकल्स के लिए Le0 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लेप्टॉन नंबर एल म्यू यानी म्यून के लिए 1 लेंगे, एंटी पार्टिकल के लिए -1 लेंगे, और टाउ के लिए 1 लेंगे, एंटी पार्टिकल के एंटी टाउ के लिए -1 लेंगे। ठीक, तो लेप्टॉन नंबर कंजर्व होते हैं किस में? वीक इंटरेक्शन में। और जो आपकी कंजर्वेशन है लेप्टॉन्स की वो आपके पास अलग अलग तीनों मैटर करेंगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन वाली, म्यून वाली, टाउ वाली इंडिपेंडेंट है ये। तो आपके पास हर फ्लेवर के लिए ये इंडिपेंडेंटली कंजर्व होगा, ये चीज आ गई। अब नाइदर थ्योरम की अगर हम बात करें तो आपके पास ये कहता है कि हर कंजर्वेशन लॉ जो है वो बुनियादी तौर पे कॉन्सिक्वेंस है किसी सिमेट्री का जो लॉज ऑफ फिजिक्स में है, ठीक है, और आपके जिसकी वजह से हमारी ये कायनात गवर्न की। सादा तरीन लफ्जों में बात करें तो वो कहता है कि हर सिमेट्री जो नेचर में है वो किसी कंजर्वेशन लॉ के साथ रिलेटेड है। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो कि भाई आपकी यानी कंजर्वेशन जो कंजर्वेशन लॉ है वो किसी सिमेट्री के साथ रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें कि जो सिमेट्री है वो क्या है, सिमेट्री कहती है कि एक पर्टिकुलर काइंड के आप कोई ऑपरेशन करें उसके बाद भी सिस्टम में कोई तब्दीली ना आए तो हम उसे सिमेट्री कह देते हैं। तो अगर हम कहें कि सिंपलेस्ट ऑपरेशन जो है ट्रांसलेशन इन स्पेस में, जिसका मतलब लॉज ऑफ फिजिक्स आपके डिपेंड नहीं करेंगे कि आपका ओरिजिन कौन सा आपने चूज किया है, तो इसका मतलब वो आपके वही लॉज तो वही रहेंगे, तो इसका ना वो स्पेस पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो आपके पास इसी तरीके से एक और सिमेट्री ऑपरेशन हम टाइम के लिहाज से देख लेते हैं जिसमें लॉज ऑफ फिजिक्स डिपेंड नहीं करते, वो जब टाइम जीरो है तो इनवेरियंस है, इसका मतलब है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहती है। तो आपके पास इसी तरह रोटेशन इन स्पेस में आ जाता है कि लॉज ऑफ फिजिक्स डिपेंड नहीं करते ओरिएंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट पे। तो अब इसका वन लाइनर अगर हम नतीजा देखें तो आपके पास ट्रांसलेशन इन टाइम जो होगा वो आपको क्या समझाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जानिब ले जाएगा। ट्रांसलेशन इन स्पेस अगर इनवेरिएंट है तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ ले जाएगा। रोटेशन इन स्पेस जो कि इनवेरियंस है तो वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की जानिब ले जाएगी। गाज ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपके पास इनवेरियंस है तो आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जानिब ले जाएगी। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।